नमस्कार, मैं रवि राजपूत और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम आपड़ू उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 8 साल पूरे होने पर आयोजित जनसभा में हिस्सा लिया। बता दें कि कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं समेत विभागीय योजनाओं के लाभार्थियों को भी संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में सीएम धामी ने कहा, केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर देश और प्रदेश में जगह जगह पर ऐसे कार्यक्रम हुए हैं। प्रदेशवासियों में इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर खासा उत्साह है, क्योंकि पीएम मोदी ने हर वर्ग के लोगों के लिए योजनाएं बनाए हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश में बाबा बद्रीनाथ प्रांगण का भी 250 करोड़ की योजनाओं से नया काम हो रहा है। गौरतलब है कि कार्यक्रम में भाजपा विधायक गणेश जोशी, विनोद चमोली, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 8 साल के कार्यकाल पूरे होने पर पूरे प्रदेश और देश में इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। उत्तराखंड राज्य में जगह जगह पर लोगों का इस कार्यक्रम को लेकर अपार उत्साह है, क्योंकि मोदी जी ने हर वर्ग के लिए इसमें काम किया है। गरीबों के लिए योजनाएं बनाई है, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, छूटे हुए, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों के लिए, चाहे वो आज जनधन योजना से हम शुरुआत करते हैं, जनधन योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, या आयुष्मान भारत योजना हो, या उज्ज्वला योजना हो, अनेकों योजनाएं, किसान सम्मान निधि हो, या गरीब कल्याण किसान योजना हो, या वैक्सीनेशन का काम हो। इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, चाहे सैनिकों का क्षेत्र हो, चाहे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, या काशी में भव्य काशी, दिव्य काशी की स्थापना हो, या उत्तराखंड के अंदर बाबा केदार का जो प्रांगण है उसको भव्य केदार और दिव्य केदार बनाने का काम किया है। साथ में बाबा बद्रीनाथ जी का जो प्रांगण है उसको भी जो है 250 करोड़ रुपए की योजना से नया काम हो रहा है। धारा 370 देश के अंदर समाप्त हुई है। इसी प्रकार से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। अनेकों कार्य ऐसे हुए हैं जिनके बारे में हम केवल सपना सोचते थे, आज वो साकार हो रहे हैं। देखिए, आज नरेंद्र मोदी जी सरकार जब से केंद्र में बनी है, 2014 से जितनी भी योजनाएं बनी हैं गरीबों के कल्याण के लिए, चाहे जनधन योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, सारी योजनाएं, मतलब मैं गिनूंगा तो बहुत लंबी फहरिस्त है। और यही कारण है कि आज 4 प्रदेशों में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो इन योजनाओं का बहुत बड़ा योगदान है। इनकी जानकारी आम जनमानस तक पहुंचे, उसके लिए हमने आज सुबह से एक कार्यक्रम यहाँ पर किया है। सुबह से सभी विभागों की एक प्रदर्शनी हमने यहाँ पर लगाई थी, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आने वाले हैं, उनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा, और इन योजनाओं के माध्यम से ही हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता की सेवा करेंगे। इस संकल्प के साथ आज ये कार्यक्रम पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी आयोजित कर रही है, और लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी दे रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सिल्वर सिटी मल्टीप्लेक्स में पृथ्वीराज सिंह चौहान के जीवन पर बनी फिल्म देखने पहुंचे। वहीं इस अवसर पर सीएम धामी के साथ बीजेपी सरकार के कई कैबिनेट मंत्री भी फिल्म देखने पहुंचे। वहीं बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। देखिए, पृथ्वीराज चौहान एक वीर शिरोमणि थे, और उनकी बहादुरी, उनकी वीरता और उनका शौर्य हमारे आने वाली सभी पीढ़ियों को उनके स्मरण में रहना चाहिए, उनको ये पता लगना चाहिए। और उन्होंने किस प्रकार से धर्म की रक्षा के लिए हमेशा उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और लगातार संघर्ष करते रहे। इसलिए ये फिल्म सभी को देखनी चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को, हमारे आने वाले बच्चों को, नौनिहालों को, सबको वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान के जीवन परिचय से वो सीधे सीधे रूबरू हों, सीधे सीधे जाने, और उनको अपने भविष्य के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऊर्जा विभाग द्वारा निर्मित कई प्रोजेक्टों का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसी कार्य का शिलान्यास नहीं बल्कि लोकार्पण भी करती है। आखिर क्या कुछ कहा सीएम धामी ने, सुनिए। महत्वपूर्ण परियोजनाएं जो यहाँ पर जनता को समर्पित की है, और हमारा ये शुरू से एक स्लोगन भी रहा है कि हमारी सरकार जिन योजनाओं को भी
शिलान्यास करेगी। हम केवल शिलान्यास नहीं करेंगे, शिलान्यास के साथ साथ उनका लोकार्पण भी करेंगे। और इस दिशा में लगातार हम काम कर रहे हैं। हमारा राज्य यहाँ गंगा और यमुना का उद्गम राज्य है। मध्य हिमालय का यह पवित्र क्षेत्र है। यदि इस हिमालय क्षेत्र में कई पर्यावरणीय प्रश्न भी हैं, यद्यपि बहुत सारी जटिल हमारे यहाँ भौगोलिक परिस्थितियाँ भी हैं, तो वहीं जल विद्युत की भी अपार संभावनाएं जो अनंत तक जा सकती। सवाल यह है, प्रश्न ये है कि हम कैसे इस विशाल संसाधन का उपयोग करते हैं। और मैं बचपन से ये सोचता रहता था, करीब जब मैं छोटा था, कि कैसे अधिक से अधिक जल विद्युत का जो हमारे यहाँ पर एक विशाल क्षेत्र है, मैं कहूँ कि अनंत क्षेत्र है। और जैसा अभी मंत्री जी कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात, फौजी हैं लेकिन बात बड़ी सही करते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि हम 20,000 मेगावाट बिजली को पैदा कर सकते हैं। तो आप सोच लीजिए कि अगर 20,000 बिजली का मेगावाट हमने जो उत्पादन शुरू कर दिया, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। मैं मानता हूँ कि आप सब लोग इस दिशा में काम करेंगे। और आज बड़ा अच्छा है, अस्कोट से लेकर आराकोट और जिसको मैं कहता हूँ माणा से मुनस्यारी तक फैला हुआ, यह हमारा बहुत ही सुंदर उत्तराखंड अपना ही नहीं बल्कि पूरी देश की जो ऊर्जा की आवश्यकता है उसको पूरा करने में सक्षम है। पूरे देश की जिस प्रकार से हम आज ऑक्सीजन देते हैं, एक आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण के लिए यह ऊर्जा का सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। और जो आज ये नए स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं और निकट भविष्य में किए जाएंगे। अभी बहुत सारे टेंडर प्रक्रिया रुकी हुई थी, अनिल जी सब चालू हो गई। अब सब जियो करवा दीजिए मैडम। के देश के अंदर जब से प्रधानमंत्री बने हैं, पूरे देश के अंदर एक नया वर्क कल्चर आया है, एक नई कार्य संस्कृति आई है कि पेंडेंसी कहीं नहीं रहेगी। और बहुत सारे कानून जो हमारे देश के अंदर पहले बने हुए हैं और वो कानून जन उपयोगी नहीं है, काम के लिए ठीक नहीं है, तो उन कानूनों को समाप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। देश में 1500 से भी ज़्यादा कानून भारत सरकार ने समाप्त कर दिए हैं। और हम भी उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी नई सरकार के गठन के बाद कि सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, ये हमारा मंत्र है कि सारी चीज़ों को सरल करना है। अगर हम इतने दिनों तक टेंडर को अगर लटकाए रखेंगे या किसी न किसी कारण से घुमाते रहेंगे, तो आप समझ लीजिए कि जो काम आज से 6 महीने पहले शुरू हो जाना चाहिए 6 महीने बाद शुरू होगा। एक तो जो पहले मिलना चाहिए, जो सुविधा मिलनी चाहिए वो कम हो जाएगी, दूसरा उसकी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, इस मंत्र का हम सब लोगों ने पालन करना। जैसे हमने सचिवालय में एक दिन कर दिया है, क्योंकि आपका विभाग बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है, सीधे सीधे जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। आजकल कहीं आप जो है बीच में कटौती कर रहे हैं बिजली की, कहीं पर मीटर की प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पर वोल्टेज की प्रॉब्लम है, कहीं पर जो हमारे बिल हैं बिजली के उसकी भी बहुत शिकायत, IDF मीटर ये वो। तो उस पर मैं चाहूँगा कि सख्ती से काम होना चाहिए और जीरो से शुरू हो। कोई बात नहीं, पीछे जो चला गया उसको हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसकी पुनरावृत्ति न हो, ये हमारे हाथ में, हम इसको कर सकते हैं। और मैं मानता हूँ कि आप सब लोग इस दिशा में ज़रूर काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो वर्क कल्चर है कि अब हर क्षेत्र में, कोई क्षेत्र नहीं है, चाहे निगम है, चाहे हमारा विभाग है, चाहे हमारा आज राजनीति का क्षेत्र है, समाज का क्षेत्र है, व्यापार का क्षेत्र है, उद्योग का क्षेत्र है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में आप काम न करें और काम न करने के बाद भी जो है आपको अच्छा माना जाए। मैं समझता हूँ कि खुद को भी संतुष्टि नहीं होगी। अब मैं अपने बारे में बता रहा हूँ आपको। मैडम देखती हैं हमको 24 घंटे हम लोग लगे रहते हैं। अगर किसी दिन मैं ऐसे कार्यक्रम से लेकर अगर मैं कम से कम 5-7 जगह पर अगर नहीं जाता हूँ या दिन भर में मैं नहीं करता हूँ, तो मेरे सामने आगे पढ़ने वाले लोगों को बहुत सुननी पड़ती है
ये बैठे भी हैं इसमें कई लोग, मैं शाम को रोज पूछता हूँ इनसे। अब ये मेरी आदत में आ गया है और मैं खुद से भी पूछता हूँ, मैं कितना ही थका हूँ, मुझे अच्छी नींद ही नहीं आती है। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि भाई कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर हमको देना चाहिए। और वैसे भी देखिए, आप लोग इतने बड़े, सब लोग इंजीनियर हैं, कोई हमारे अच्छे अधिकारी हैं यहाँ पर, सबको अच्छा। चंपावत उपचुनाव में बुरी तरह हारने के बाद अब कांग्रेस चिंतन मनन करने में जुट गई है। इसी क्रम में कांग्रेस द्वारा अल्मोड़ा में नव संकल्प घोषणा क्रियान्वयन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस संगठन की मजबूती के संबंध में विस्तार से विचार विमर्श किया गया। साथ ही कांग्रेस संगठन को बूथ स्तर से कैसे मजबूत किया जाए, इस पर भी चर्चा की गई। अब हम इसको जनपद स्तर पर लाए हैं, आने वाले समय में इसको ब्लॉक स्तर पर ले जाएंगे और कहीं ना कहीं जो देश के वर्तमान हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, चाहे राजनीतिक हों चाहे सामाजिक हों, हर विषय पर गहन रूप से चर्चा की गई। जो उत्तराखंड के परिणाम आए उनके मूल कारणों की समीक्षा भी हुई है और आने वाले समय में इन चुनौतियों से हमने कैसे लड़ना है, कैसे हमने आगे कांग्रेस को और मजबूत करना है, संगठनात्मक रूप से भी और निश्चित तौर पर जनता के बीच जो कमी रह गई, जिन मुद्दों को हम लेकर गए थे, जो यहाँ की सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम मुद्दों को हमने उठाया था, आखिर ऐसा क्या हो गया कि हम जनता के बीच उनको सही तरीके से नहीं रख पाए। कार्यकर्ताओं की मूल भावनाओं को भी जानने का प्रयास कर रहे हैं और हमारा यही लक्ष्य होगा कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर संगठनात्मक रूप से भी हम कांग्रेस को कैसे मजबूत करें, आगे की चुनौतियों का कैसा सामना करें, इन सब को लेकर विस्तृत रूप से इस चिंतन शिविर के माध्यम से हम कार्यकर्ताओं की भावनाओं को जानने का काम कर रहे हैं। जो हमारा राष्ट्रीय स्तर का उदयपुर में जो नव संकल्प क्रियान्वयन कार्यशाला आयोजित हुई थी, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में पूरे जिलेवार पर्यवेक्षक भेजे गए हैं और आज जो हमारी इस देश के राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इस देश के विकास से जुड़ा प्रश्न है, इस उत्तराखंड के विकास से जुड़ा प्रश्न है, इन सारी बातों को लेके और कैसे संगठन को और सशक्त किया जाए, पूरे बूथ स्तर से लेके प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर को, उसको लेके गहन चिंतन किया जा रहा है, विचार विमर्श किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इस नव संकल्प के माध्यम से कांग्रेस नई ऊर्जा के साथ, कार्यकर्ता नई ऊर्जा के साथ, एक नए संचार के साथ आने वाले चुनाव में आगे फतह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कल नेशनल हेराल्ड मामले में परिवर्तन निदेशालय की जांच में शामिल होना है। हालांकि राहुल गांधी को 2 जून को भी परिवर्तन निदेशालय तलब किया गया था, लेकिन विदेश में होने के कारण राहुल गांधी जांच में शामिल नहीं हो पाए। बता दें कि नेशनल हेराल्ड में कथित रूप से हेराफेरी करने के आरोप में गांधी परिवार सहित कई कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज है, जिसके बाद कांग्रेस पूरे देश भर में आंदोलन के मूड में आ गई है। वहीं राजधानी देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय पहुंची राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि वे भाजपा को खुली चुनौती देती हैं। समूची कांग्रेस राहुल गांधी के साथ दिल्ली की सड़कों पर रहेगी। वहीं देश के सभी राज्यों में कांग्रेस प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस जनता की अदालत में आ रही है और कहीं भाग नहीं रही। कल देश के राज्यों के साथ देहरादून के ईडी कार्यालय पर भी सभी कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। में है वो विपक्ष की आवाज को डराकर दबाना चाहती है, ये कांग्रेस है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक लाइन दी है, डरो मत। तो वही बात है, पहले एक अंग्रेजी सरकार थी, हुकूमत थी, हम उससे नहीं डरे तो हम इनसे क्या डरेंगे। हम अंग्रेजी हुकूमत के सामने नहीं झुके तो इस संघ की सरकार के सामने क्या झुकेंगे। डटकर मुकाबला करेंगे। पूरे देश के राज्य इकाइयां सक्रिय हैं। सिर्फ राहुल गांधी जी कल 13 जून सोमवार को अकेले ही ईडी के दफ्तर में नहीं जाएंगे। पूरे देश की हमारे राज्य इकाइयां, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ईडी के दफ्तर पहुंचेंगे। जिससे भी जो भी पूछताछ करनी हो वो कर लें, क्योंकि जिस चंदे की बात हो रही है 90 करोड़, उसमें हम लोगों का पैसा है, हमने चंदा दिया है। हमारे जैसे करोड़ों लोगों ने चंदा दिया है, इसलिए हमसे भी पूछ लें तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम सब जा रहे हैं। वो जो चंदा था, नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर कब बना? 1937, आज़ादी से 10 साल पहले का न्यूज़पेपर। महात्मा गांधी जी, पटेल और नेहरू ने वो अखबार बनाया था आज़ादी के आंदोलन के लोगों की आवाज़, जो अंग्रेज कुचल रहे थे, उस आवाज़ को बुलंद रखने के लिए। अब वो अखबार 1937 से आज 2022 हो गया, आज वो 90 करोड़ के कर्ज में है, क्योंकि वो अखबार कमाने के लिए नहीं बना था, इसलिए कमाने की सोच ही नहीं। आज 90 करोड़ का कर्ज है, कर्मचारियों की तनख्वाहें हैं, बिजली पानी के बिल हैं, किराया है उस बिल्डिंग का, बहुत सी चीज़ें हैं जो उनके पास उनको देने हैं।
90 करोड़ के कर्ज में डूबी इस नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता की अखबार को बचाया कैसे जाए, उसके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आगे आने की सोची और कांग्रेस ने यंग इंडियन नॉन प्रॉफिट कंपनी है, यंग इंडियन नॉन प्रॉफिट कंपनी है, 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं ले सकती, ये उसके कानून में लिखा हुआ है। तो कांग्रेस ने यंग इंडिया के माध्यम से नेशनल हेराल्ड को जो कंपनी चला रही है एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, उसको 90 करोड़ दिया। कितने? 100 किश्तों में दिया। कितने सालों में? 10 सालों में 100 किश्तों में 90 करोड़ दिया। खुशी है कि 67 करोड़ उन्होंने कर्मचारियों की तनख्वाहें, अपने ऊपर कर्ज, बिजली पानी के बिल जो थे वो सब चुकाए हैं और बाकी पैसों से वो अखबार चला रहा है। अब उसके जो शेयर है वो यंग इंडियन के पास है। क्या यंग इंडियन उस शेयर को बेच सकता है? नहीं बेच सकता। क्या यंग इंडियन जो नेशनल हेराल्ड की चल अचल संपत्ति को बेच सकता है? नहीं बेच सकता। क्या उससे होने वाले मुनाफे का फायदा ले सकते हैं? नहीं ले। 1 रुपए का फायदा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो या 1 रुपए का फायदा जो है वो यंग इंडियन नहीं ले रहा है। ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है क्योंकि हम हर साल चुनाव आयोग के सामने अपनी ऑडिट रिपोर्ट पेश करते हैं जिसमें हमें चुनाव आयोग ने क्लीन चिट दी। 2015 में इसी ईडी ने क्लीन चिट देकर मामला खत्म कर दिया। लेकिन 2011 में जो राजेश्वर सिंह ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर थे जो इस मामले को दोबारा सुन रहे थे, वो आज भाजपा के नेता हैं। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। विधानसभा चुनाव 2022 में करारी शिकस्त मिलने के बाद भी कांग्रेस पार्टी में अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हल्द्वानी के कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम में आज नव संकल्प कार्यशाला का दौरान जमकर हंगामा हुआ। कार्यशाला में कांग्रेस विधायक सुमित हृदय सहित पार्टी के कई नेता मौजूद थे। बैठक के दौरान जैसे ही मंच के कांग्रेस को मजबूत करने की बात उठी, तभी कांग्रेस के निष्कासित कार्यकर्ता उवैस रजा अपने समर्थकों के साथ बैठक में पहुंच गए। इस दौरान उनकी कांग्रेस विधायक सुमित हृदय के साथ तीखी नोकझोंक हो गई। वहीं बहस इतनी बढ़ गई कि कांग्रेस विधायक सुमित हृदय और उवैस रजा आमने सामने आ गए। आप लोग भी यार कुछ नाराजगी हुई या क्यों नाराजगी हुई, क्या वजह है? देखिए, नाराजगी का तो हमें पता नहीं। हम लोग तो कांग्रेस के प्रोग्राम में आए थे और जब हमने कांग्रेस की सदस्यता कभी ली नहीं, ना मेंबरशिप हमने कभी ली है, तो हमें कुछ लोगों ने अगर निष्कासित कर दिया तो अब ये उनकी मर्जी है। हमने तो कभी कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली है। अगर सदस्यता ली हो या हमने कभी कांग्रेस की मेंबरशिप ली हो तो सार्वजनिक करेंगे लोग कागज। निष्कासित कर दिया, अब निष्कासित कर भी दिया, चलो मन मर्जी चल भी रही है, या अगर आपके माना गुंडागर्दी चल रही है आपकी पार्टी में, तो हम किसी यहाँ लोकल नेता के साथ नहीं आए थे, हम अपने नेताजी के साथ आए थे यहाँ पर, रंजीत रावत जी के साथ। और अगर कुछ लोगों को लगता है, यहाँ हल्द्वानी के विधायक को लगता है कि यहाँ इस प्रोग्राम में ना आए, तो हमसे प्यार से कहा जाता कि भाई आप कांग्रेस में नहीं हो या आप जो यहाँ से प्रोग्राम से आप हट जाओ, या हमारे नेताजी बोलते तो बात समझ में आती। कुछ लोग जबरदस्ती बदतमीजी करने के मूड में या आपके जो है अपनी खुंदक पर्सनल भड़ास निकालने के मूड से अगर हमें यहाँ से निकालना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम तुम्हारी पर्सनली बदतमीजी सह लेंगे। हम बदतमीजी नहीं सह सकते क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं। भाई तुम्हारी विचारधारा हमारी विचारधारा, देखिए क्या हुआ इनके मन में क्या चल रहा मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि आप कांग्रेस के प्रोग्राम में यहाँ हमारे साथ नहीं रुकोगे। अरे तो भैया रुकने ही कौन आया, हम तो कुछ बाहर बैठने आए थे यहाँ पर, लेकिन जबरदस्ती अगर कोई बदमाशी या गुंडागर्दी दिखाया तो भैया गुंडागर्दी उसकी जो है यहीं पर उस पर घुस दी जाएगी बढ़िया करके। आपका नाम करता है, क्या वजह है, क्या है मामला? नहीं, देखिए अनुशासन ही जब नहीं होगा, मैं यही कहना चाहता हूँ, और कोई बात नहीं है। अगर सुमित हृदय कांग्रेस के खिलाफ काम करे तो सुमित हृदय को कांग्रेस से निकाल दिया जाए, तो कांग्रेस की किसी भी मीटिंग में सुमित हृदय का कोई आने का वो नहीं है। तो एक व्यक्ति जिसको यहाँ के महानगर कांग्रेस ने, जिला कांग्रेस ने निष्कासित करा हुआ है, वो चौड़ा होकर कैसे कांग्रेस की बैठक में हमारे चिंतन शिविर में आ सकता है जो व्यक्ति विरोध करता है? तो बवाल तो देखिए, बवाल तो वो करते हैं, हम लोग तो थोड़ा सा अनुशासन लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हो। देखिए अनुशासित तो रहना ही पड़ेगा, संगठित भी रहना ही पड़ेगा। लगता नहीं कि ऐसा नेगेटिव मैसेज जा सकता है? और नेगेटिव मैसेज क्या जाएगा? जो नेगेटिव, देखिए ऐसा है, जो कांग्रेस के साथ खड़ा है आज परिस्थिति में, हर परिस्थिति में कांग्रेस का सच्चा सिपाही है, उसको हमारा प्रणाम और नमन है। लेकिन जिसने बुरी परिस्थिति में कांग्रेस बनने का ढोंग करा और खुलेआम कांग्रेस पार्टी का विरोध करा,
ऐसे व्यक्ति के लिए कांग्रेस के ना मंथन शिविर में जगह है, ना चिंतन में जगह है, और ना किसी कांग्रेस के प्रांगण में और समारोह में जगह है। सीधे आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि आपके द्वारा ये हटाया गया है या नहीं, बिल्कुल निष्कासित आदमी भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति में भाजपा से निष्कासित आदमी आ सकता है। समाजवादी पार्टी की अगर कोई वो होगी, भाजपा की होगी, यूकेडी की होगी, निष्कासित आदमी आ सकता है। तो देखिए नहीं आ सकता है ना। तो जहां प्रतिबंधित है स्वराज आश्रम कांग्रेस का भवन है, या कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है, निष्कासित व्यक्ति कैसे आ सकता है? तो मैंने तो केवल थोड़ा अनुशासन लाने का एक प्रयास करा है। बाकी आप सब लोग जानते हैं सम्मान में कहीं मैं कहीं किसी की कमी नहीं रखता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं तो लकीर कांग्रेस पार्टी को भी खींचनी पड़ेगी। पौड़ी शहर के नगर पालिका के वार्ड नंबर 11 में सभासद के उपचुनाव को लेकर आज सेंट थॉमस स्कूल में बनाए गए बूथ पर वार्ड के लोगों द्वारा मतदान किया गया। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हुआ और शाम 5 बजे संपन्न हो गया। सभासद के चुनाव को लेकर 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला आज पेटी में कैद हो गया है। वहीं 14 तारीख को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। विधानसभा को वोट दिया था, पर इसमें नाम नहीं आया है मेरा। एक वोट की बहुत, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत महत्व रखता है एक वोट। कई बार तो पार्टी में एक वोट से ही इंसान हार जीत मतलब लगा रहता है। तो क्या दिक्कतें हुई आपको यहाँ पे? ये दिक्कत हुई कि नाम नहीं आया बस। तो आप वोट डाल पाए? अब वोट नहीं डाल पाया मैं इससे। तो क्या कहेंगे प्रशासन को? क्या लापरवाही समझेगी से कि ये इस तरह से चुनाव आयोग का? तो देखिए लापरवाही समझूंगा, क्योंकि देखिए पहले मेरा नाम था जो विधानसभा वोट मैंने दिया था, तो इसमें भी मेरा नाम आना चाहिए था, जो कि ये हुए हैं वार्ड के नाम। इसमें नहीं दे पा रहे आप चुनाव? मैं वोट नहीं दे पा रहा। ये कुछ प्रशासनिक अधिकारी को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप युवा के नाते से? देखिए कि जागरूकता रखिए, और बस यही बोलना चाहूँगा कि देखिए। तो इस बार कैसा प्रत्याशी चाहिए जो आपका क्षेत्र का किस तरह से प्रत्याशी चाहिए जो काम करे? जो मैं देना चाहता हूँ नए युवा हैं, तो नए युवा हैं, कर्मठ हैं, ऐसा ही चाहता हूँ। लेकिन आपने वोट नहीं दे पाए? नहीं, मैं वोट नहीं दे पाया। तो निराश हो गए? निराश तो हूँ, क्योंकि पहले एक वोट था मेरा, देना चाहता था कि जीत सके कोई अच्छा, कोई भी प्रत्याशी। क्या नाम आपका? मेरा अखिलेश। किस तरह से आपका? मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा वार्ड जितना भी काम नहीं हुआ, मैं जनता के साथ जमीन से जुड़कर वो कार्य करूँगा, और सब लोगों के साथ, जब व्यक्तिगत हो चाहे वो सार्वजनिक काम हो, मैं उनके सारे काम करूँगा। आप एक युवा है कि युवा के नाते से क्या लोग इस बार वोट युवाओं को मौका देंगे? या इस टाइम तो युवा का जोश ज़्यादा देख रहा हूँ मैं, और चाहता हूँ कि युवा सब चाह रहे हैं कि युवा आगे बढ़े, और मेरा सारा युवा मेरे सपोर्ट कर रहे हैं। राष्ट्रीय पत्रकार यूनियन का 12वां सम्मेलन आज नगर निगम के हाल में आयोजित किया गया। यूनियन द्वारा इस वर्ष का सम्मेलन शहीद आजम मेजर चित्रेश बिष्ट की स्मृति में आयोजित किया गया। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शहीद आजम भगत सिंह के भतीजे किरणजीत सिंह, विशिष्ट अतिथि शहीद चित्रेश बिष्ट जी के पिता SS बिष्ट और उनकी माता ब्रिगेडियर विभोर शर्मा और महिला आयोग की अध्यक्ष जयप्रकाश गर्ग, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा ने मंच को सुशोभित किया। इसके लिए राष्ट्रीय पत्रकार यूनियन के सभी पदाधिकारी, खासतौर से हमको ये बताया कि इस तरह का राइट है ना, बाद में ले बताऊं, थोड़ा सा काम है यहाँ पे, एक दो लोगों को सम्मानित करवा देना, इससे फिर आराम से आप रोकना। मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पित रहते हैं, उनके परिजनों को भी और अन्य लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी, और मैं इन सभी लोगों का निर्देश आज राष्ट्रीय पत्रकार यूनियन का 12वां सम्मेलन हमारा है, लेकिन प्रथम बार हमारे द्वारा जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी थी संगठन की, एक कल्चरल प्रोग्राम तैयार किया गया था कि ऐसा एक सामाजिक प्रोग्राम तैयार करें जो सबके दिल को भाई। ऐसे सोचते हुए हमने शहीद चित्रेश बिष्ट जी जो जम्मू कश्मीर में शहीद हुए थे, उनके नाम पर एक सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें हमने चिकित्सक, शिक्षक, सेवा, पुलिसकर्मी और कई अन्य समाज सेवाओं से जुड़े हुए लोगों को सम्मानित किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।